हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज की फिजिक्स की बात जरा लीक से हट के रूटीन में हम बात करते हैं। 11th-12th का कोई टॉपिक लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसके पूरे कंटेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करते हैं। लेकिन आज हम एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, उसका फर्स्ट वीडियो आ रहा है आज। एंड दिस इज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ नॉट सो ईजी एज इट अपेयर्स। आपको लग रहा है कि हम ऐसे टॉपिक्स लेंगे फिजिक्स के जो देखने में लगता है काफ़ी आसान से हैं, बट सिंपल सा है, लेकिन उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। तो आप सजेशन दीजिएगा कि आपको कहाँ कहाँ ऐसे टॉपिक फील आते हैं, फिर उनके ऊपर हम ऐसा वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू किया जाए। ओके, सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या होता है? सभी को पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जहाँ एक्शन होगा वहाँ पर रिएक्शन भी होगा। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, दिस इज बॉडी ए, दिस इज सम बॉक्स, इसको ए कहा जाए, एंड दिस इज बी, दिस इज बी, राइट। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन मीन्स कि यदि ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगी, ऐसे कहा आपने। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम से। ये ऐसा ही कुछ क्वेरी लिखा है यहाँ पर ए और बी, और आपसे प्रश्न ये है कि इफ एफ ए यानी फोर्स ऑन ए is equal and opposite to force on B. If force on A is equal and opposite to force on B, then why these forces do not cancel each other? आपके मन में प्रश्न आया होगा, आपने इसका कुछ आंसर ढूंढा भी होगा कि क्या यहाँ पर कोई नेट फोर्स जीरो लग रहा है कि फोर्स लग रहा है, कोई नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है या नहीं, ये प्रश्न कि नेट फोर्स ऑन दिस बॉक्स इज जीरो, ट्रू और फॉल्स। सोचिएगा, net force on this table is also zero, true or false? आप सोचिए क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि to every action एफ ए is equal to एफ बी and this is in opposite direction। तो क्या ये फोर्सेस कैंसिल करती हैं या नहीं करती हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फोर्सेस, चलो पहले काम करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को एक बार मैथमेटिकली लिख लेते हैं। तो जरा नोटेशन को समझिएगा, फिर हमें इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना काफ़ी आसान काम हो जाएगा। When I say F A mean force on A, साथ में B लिख दिया जाए, that means force on A due to B। कौन लगा रहा है फोर्स? B लगा रहा है। तो F A B mean this is force on A, body A due to body B। And when I write F B A, ये एरो साइन, जो वेक्टर साइन लगाने से डायरेक्शन का साथ में जिक्र हो रहा है, तो ये लगाना चाहिए, दिस इज फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू ए। इज इट? एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही जो हमने अभी पहले लिया था कि वी आर हैविंग सम बॉक्स जिसका नाम ए है, एंड दिस इज पुट ऑन सम टेबल, इसका नाम बी रखे हैं। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर जो बनेगा फोर्सेस का, वो क्या बनेगा? पहले बात करते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी जो ये बॉक्स लगा रहा है फोर्स किसके ऊपर? टेबल के ऊपर, वो हुआ एफ बी ए, एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये हुआ फोर्स ऑन, या चलो मैं बी ए की बजाय इनको मैं जो इनके नाम वही लिख देता हूँ मैं, से दिस इज बॉक्स एंड दिस इज टेबल। तो ऐसा लिखें, फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू बॉक्स, राइट, एंड फोर्स ऑन बॉक्स ड्यू टू टेबल। इज इट? क्या ये लिखना ठीक है या ऐसा आना चाहिए? तो ऐसा लिखा तो गलत हो गया, ये ऐसा ही ठीक है, क्योंकि अभी वेक्टर साइन नहीं लगाए ऊपर, ये बात हो रही है ओनली मैग्नीट्यूड्स की, यानी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इज सेम। यदि ये फोर्स 6 न्यूटन है तो ये फोर्स भी 6 न्यूटन ही होगा। दिस इज 16 न्यूटन, ये भी 6 न्यूटन ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम। यदि हमें यहाँ पर डायरेक्शन की बात भी करनी पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? साथ में यहाँ पर एरो लगाने पड़ेंगे। अब सही है, अब गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, दिस इज ऑपोजिट। यदि एक फोर्स टेबल वाली फोर्स डाउनवर्ड है तो जो फोर्स बॉक्स पे लग रहा है वो फोर्स अपवर्ड है, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड इज इक्वल। ओके, यदि ऐसा लिखा जाता है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एफ टी बी प्लस एफ बी टी, इन दोनों का सम तो ज़ीरो हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गया, यानी ना तो फोर्स लग रहा है बॉक्स के ऊपर, ऐसा समझा जाए, और ना ही कोई फोर्स लग रहा है टेबल के ऊपर। क्या इस बात को ऐसा समझा जाए?
तो इस बात का आंसर ढूंढने के लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी देखिए। मान लीजिए एक स्विमर है और स्विमर स्विम करने वाले हैं, राइट। स्विमर की बॉडी को, और ये दीवार है कोई एक, है ना, ये दीवार है, और स्विमर क्या कर रहे हैं, ये स्विमर की लेग्स हैं, राइट, एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द स्विमर, एंड स्विमर व्हाट ही और शी डज, वो अपने बॉडी से इस दीवार को पुश करते हैं। ये स्विमर है और ये वॉल है। लेट मी सी कि इस इंटरफेस पे कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं। देखिए बनाए फोर्सेस, कौन कौन फोर्सेस होंगी। फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू स्विमर एंड फोर्स ऑन स्विमर ड्यू टू वॉल, इज इट ओके। और इनके ऊपर हम ऐसे लगा दें तो ये माइनस बन गया। इसको डिस्कस करने से पहले जरा इनके ऊपर बात करते हैं। कुछ आप बताइए कि क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं। अब तो समझ आ गया ना कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं, सोचिएगा। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं, सोचिएगा। ये क्या है, अर्थ है और ये मून है, अर्थ एंड मून। तो फोर्सेस यानी इंटरेक्शन होना चाहिए दोनों बॉडीज के बीच में, देयर मस्ट बी सम इंटरेक्शन, राइट। अब ये है कि नहीं। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं, ये भी सोचिए। ये चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, और यहाँ पर एक मैग्नेट लटका हुआ है और एक मैग्नेट साथ में और उसके पास में लेकर आए हैं, और ये तो डिस्कस कर लिया आपने। और यहाँ पर सोचना कि जब अर्थ के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पर अर्थ बड़ा दिखा दिया है डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। जब आप अर्थ पे खड़े हैं तो ठीक है, मेरे पे तो फोर्स लगा रही है अर्थ, क्या मैं भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा हूँ कि मेरा फोर्स अर्थ पे जीरो है, सोचना इस बात पे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस डिस्कशन के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू स्विमर, इज इट। ये फोर्स लगी किस तरफ को, डायरेक्शन बोलिए। फोर्स ऑन वॉल है ये, और धक्का मारा पैर से इधर को, तो ये फोर्स लगी यहाँ को। कैन यू एग्री, दिस इज फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू स्विमर, ये एक फोर्स। और दूसरी फोर्स कौन सी, फोर्स ऑन स्विमर ड्यू टू वॉल। इसको एक्शन माना जाए तो उसके रिस्पॉन्स में दीवार ने भी क्या किया, इसने भी एक फोर्स लगाई स्विमर के ऊपर। दिस इज, थोड़ा इसको एरो बराबर रखिए क्योंकि ये इक्वल फोर्स है। दिस इज फोर्स ऑन स्विमर ड्यू टू वॉल। इन दोनों बातों को समझिए। ये फोर्स किसने लगाई, स्विमर ने। किसके ऊपर लगाई, वॉल के ऊपर। तो एक्शन किसके ऊपर लगा, वॉल के ऊपर। तो यदि फोर्स, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो बॉडी हिल रही है, इसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन किस में होगा, वॉल में होगा। इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कहाँ होगा, वॉल में होगा। अब बात इसकी करते हैं, ये फोर्स किसने लगाई, वॉल ने। फोर्स ऑन स्विमर बाय बॉल, तो वॉल ने फोर्स लगाई किसके ऊपर, स्विमर के ऊपर। तो स्विमर के ऊपर अपने एक्शन फील किया कि नहीं किया, वो तो आगे गया, उसका बॉडी आगे पुश हो गया। दैट मीन्स इस फोर्स के कारण ही स्विमर को इनिशियल एक्सेलरेशन मिला। जो उसको इनिशियल पुश मिला वो किसने दिया, वो इस फोर्स ने दिया। ये फोर्स किसने लगाई, इसने लगाई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन और रिएक्शन जो हम कह रहे हैं ये डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। एक एक्शन यदि वॉल पे लगा तो वॉल सिस्टम अलग से हो गया, तो जो वॉल का होगा एक्सेलरेशन उसके हिसाब से हम समझेंगे इस फोर्स के इम्पैक्ट को। और यहाँ पर ये फोर्स लगा स्विमर के ऊपर। स्विमर का क्योंकि मास कम था, है ना, स्विमर का मास कम था, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन काफ़ी हो गया। लेकिन स्विमर ने जो वॉल के ऊपर, अब मैं इस वॉल को धक्का मार रहा हूँ, तो मैं बॉल को धक्का मार रहा हूँ, वॉल धक्का मुझे मार रही है। लेकिन जैसे मैं दिख रहा हूँ, मैं पीछे हटा थोड़ा सा, लेकिन वॉल नहीं हट रही। क्यों, क्योंकि वॉल का मास काफ़ी ज़्यादा है। आपने सेकेंड लॉ क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू ma। जिस बॉडी पे फोर्स लगती है ना, उसका मास जितना ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मैंने मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितना मास ज़्यादा होगा, बहुत मैसिव बॉडी, जितना मास ज़्यादा उतना एक्सेलरेशन कम, इज इट। ऐसा होना चाहिए, तभी तो वो फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स ना, जो फोर्स लगाया वो तो कांस्टेंट था, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट शुड कम आउट टू बी दैट, ये बात। लेकिन यहाँ क्योंकि इसका मास कम था तो यहाँ एक्सेलरेशन आपको विजिबल दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये दोनों फोर्स कैंसिल करें कि ना करें। अब सोचिए कैसे कैंसिल करें। एक फोर्स तो लग रहा है दीवार के ऊपर,
वह एक नया प्रश्न आया कि दीवार क्यों नहीं हिली। हमने कहा दीवार काफ़ी मैसिव थी, काफ़ी मास था, इसलिए नेट जो फोर्स था उसने कोशिश तो की लेकिन एक्सेलरेशन वाज नॉट डिटेक्टेड। व्हाई? बिकॉज इट वाज वेरी लेस। लेकिन स्विमर जो था वो तो आगे गया। तो स्विमर आगे क्यों गया? क्योंकि जो स्विमर था, यस, स्विमर का मास काफ़ी कम था। तो लेस मास मीन मोर एक्सेलरेशन वाज देयर, सो दैट एक्सेलरेशन वाज क्लियरली ऑब्जर्व्ड कि ऐसा हो रहा है। तो ये तो कभी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकती हैं। फोर्स कैंसिल कब करेंगी? जब एक धागा एक लें और एक पत्थर को आप यहाँ भी बांध दें एक धागे से, एक यहाँ बांध दें, दोनों को खींचते हैं। 20 न्यूटन फोर्स को यहाँ खींचे, 20 से यहाँ खींचे, बोलते हैं पत्थर वहीं का वहीं रह रहा है, पत्थर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ली, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर ड्यू टू टेंशन। ठीक है, मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ जो वेट वाला फोर्स को, मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल ऑपोजिट, तो पत्थर वहीं टिका हुआ है। तो यहाँ फोर्स बैलेंस करेंगी, यानी फोर्स को बैलेंस करने की बात कहाँ की जाती है? व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए सिंगल बॉडी। यहाँ तो वॉल एक बॉडी थी, स्विमर एक और बॉडी था। अभी आपने बात किया एक फोर्स लगा बॉक्स के ऊपर, एक फोर्स लगा टेबल के ऊपर। जो फोर्स बॉक्स ने लगाया वो किस पे लगाया? टेबल पे। और टेबल ने कहाँ लगाया फोर्स? बॉक्स के ऊपर। तो इन्हें कैंसिल हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर फोर्स के कैंसिलेशन की बात बिल्कुल नहीं की जाती है। तो इज इट क्लियर कि इफ एफ ए इज एफ बी, वाई दिस फोर्सेज डू नॉट कैंसिल? बिकॉज दिस फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सो दीज फोर्सेज कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। फोर्सेज को कैंसिल होने के लिए उनको सेम बॉडी पे लगना चाहिए। क्या यहाँ फोर्सेज कैंसिल कर रही हैं? सोचिए। और क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। Though the forces are equal and opposite, but this is not forming action reaction pair. Why? Because the forces are acting on a single body. These forces are acting on a single body, so this is not action reaction pair. Right? Reason समझ आ गई बात? यहाँ पे forces cancel हो रही हैं। यहाँ हम बोलेंगे बिल्कुल, यहाँ पर FA और F1 कह लीजिए फोर्स, इसको फर्स्ट इसको सेकंड फोर्स, F1 प्लस F2 का सम यहाँ पर 0 हो गया। तो ये भी कुछ ऐसे तो है ये भी, लेकिन यहाँ पर फर्क देखिए, यहाँ जिन बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो दोनों डिफरेंट बॉडीज हैं, लेकिन 0 तो आ रहा है। तो ये 0 क्या है फिर? तो दिस इज नेट फोर्स ऑन दैट सिस्टम। ये जो हमने टेबल और बॉक्स का सिस्टम बोला, इस पे नेट फोर्स इज 0। मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, इनका इंटरनल फोर्सेस का सम 0 हो रहा है। मान लो एक सिस्टम के दो पार्टिकल हैं, एक सिस्टम का एक बॉडी इज वॉल, एक बॉडी स्विमर है। तो स्विमर ने वॉल पे फोर्स लगाई, वॉल ने स्विमर पे लगाई, दिस इज वन सिस्टम। जिस सिस्टम की दो बॉडी से स्विमर अलग और वॉल अलग, उस सिस्टम का नेट फोर्स इज 0, मतलब कि इंटरनल फोर्सेस का सम वहां पर जो आपस में इंटरेक्शन हुआ वो 0 हुआ। बाहर से कोई फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर नहीं लगी। तो ये फोर्स ऑन टेबल, ये फोर्स ऑन बॉक्स, इनका सम 0 हुआ एक सिस्टम के पार्ट। लेकिन बॉडीज दोनों पे अलग अलग फोर्स तो लगा, और आपने देखा स्विमर के वाले केस में आपने उस फोर्स को लगता हुआ फील किया। दिस इज वन थिंग। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है ये कैंसिल नहीं करता है, क्योंकि डिफरेंट बॉडी पे लगता है, और यदि सिंगल बॉडी पे दो फोर्स हो तो उसको एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते। अगली बात, क्या यहाँ पर और यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर है? आंसर इज यस। तो इंटरेक्शन होने के लिए ये कोई लाजमी नहीं है कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ये टच में ही होनी चाहिए। ऐसी हो तब भी फोर्स लग रही है। इफ ए इज पुलिंग इट टुवर्ड दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एंड दिस बी इज पुलिंग ए टुवर्ड्स इट, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये दोनों फोर्सेस दे आर आल्सो फॉर्मिंग एक्शन रिएक्शन पेयर। तो चाहे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हों चाहे नॉन कॉन्टैक्ट हों, कॉन्टैक्ट बोलें तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स। आप कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, इवन टेंशन, कोई धागे से आपने कोई पत्थर बांधा हुआ है, ऑल दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? दो फोर्सेस विच एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। जैसे ये मैंने इस पेन को रखा एंड छोड़ा तो दिस पेन इज गोइंग डाउन, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का फोर्स, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे वो फोर्सेस विल बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन फोर्स तो लग रहा है, इंट्रैक्शन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इंट्रैक्शन हो रहा है तो दैट मीन न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल देयर। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स भी, ऑल दिस फोर्सेस आर
ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंट्रैक्शन, तो इन सभी को हम बोलेंगे कि यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा। तो अर्थ लगा रहा है फोर्स मून के ऊपर, तो क्या मून भी लगाएगा फोर्स अर्थ के ऊपर? यस, लगाना चाहिए। यदि पॉजिटिव लगा रहा है नेगेटिव पे, तो क्या नेगेटिव चार्ज भी लगेगा फोर्स पॉजिटिव के ऊपर? लगाना चाहिए। तो ऑल दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अब लेते हैं फर्स्ट केस को। फर्स्ट केस में दिस इज अर्थ, जो कि बड़ी काफ़ी शो कर दी है हमने। दिस इज मैन एंड मैन इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ। मैं जिससे ज़मीन पे खड़ा हूँ, तो मेरा वेट नीचे काम कर रहा है ना। वेट, व्हाट इज माई वेट? वेट कौन सा फोर्स है? वेट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है वही तो वेट हुआ। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज वेट, इज इट? तो वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये हुआ फोर्स ऑन, लिखाइए फोर्स किस पे लगा? मैन ड्यू टू अर्थ, इज इट? फोर्स ऑन मैन, इसको हम एम कह रहे हैं, इसको ई कह रहे हैं। तो फोर्स ऑन मैन ड्यू टू अर्थ, ये हुआ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो विच फोर्स इज रिएक्शन फॉर दिस फोर्स? तो रिएक्शन के लिए क्या होना पड़ेगा? सोचिए, रिएक्शन कौन कर रहा है? तो यदि मैन को अर्थ खींच रहा है, तो क्या अर्थ को भी मैन खींचेगा? आंसर इज यस, अर्थ को मैन खींचेगा। दिस इज एफ, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मैन। एंड दिस फोर्स, क्या सही लिखा? गलत लिखा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आना चाहिए, ये लगा अप डायरेक्शन में। तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर को हम मैथमेटिकल लिख पा रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं? ओनली सबस्क्रिप्ट चेंज करने से बात बन जा रही है। एम ई को ई एम करना है, यानी फोर्स ऑन मैन ड्यू टू अर्थ, तो फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मैन। अब प्रश्न ये आता है कि जब अर्थ मेरे पे फोर्स लगा रहा है, मुझे खींच रहा है, और मैं अर्थ को खींच रहा हूँ, तो वो फोर्स कहाँ जा रही है? वो कौन सी फोर्स है? वो उस फोर्स का मेरे पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, राइट? तो उसका आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मैन। तो वट एवर फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन अर्थ, तो वो फोर्स भी मास इंटू एक्सेलरेशन होगी, इज इट? सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। और मास क्योंकि अर्थ का बहुत ही ज़्यादा है, 10/24 kg की रेंज में है, तो मास इतना ज़्यादा है कि वो एक्सेलरेशन इतना कम होगा कि इसको डिटेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो दैट एक्सेलरेशन गोज अनडिटेक्टेड बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज क्वाइट लार्ज। इज इट क्लियर? तो हालांकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यदि 640 न्यूटन या 600 न्यूटन जितना भी लिखा था, वो फोर्स मेरे पे लग रहा है, उतना ही फोर्स मैं भी अर्थ पे लगा रहा हूँ। एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, दे अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। और वैसे तो मैंने क्या कहा कि एक्शन और रिएक्शन आप जिस मर्जी को बोलिए, लेकिन फिर भी एक मोटी सी समझ ये बोल सकते हैं कि एक्शन किसको बोले? वट एवर फोर्स यू आर एक्सर्टिंग ऑन अदर बॉडी, फोर्स एक्सर्टेड। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस बोर्ड पे पंच किया, तो जो मैंने पंच का फोर्स था दैट इज एक्सर्टेड फोर्स, उसको एक्शन कहा जाए। और जब मैंने इसके ऊपर पंच किया तो मुझे थोड़ा पेन भी तो हुआ ना, मुझे लगा कि मेरे हाथ में दर्द तो हुआ है। वो मुझे जो फीलिंग आ रहा है दर्द का, वो क्यों आया? क्योंकि इसने भी मेरे पे फोर्स लगाया था। तो रिएक्शन क्या कहा जाए? तो रिएक्शन इज जो फोर्स आप एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड रिएक्शन, ठीक है? यानी मैंने जब मान लो कहीं यहाँ मारा, तो यहाँ मार तो दिया, एक्शन हुआ, लेकिन मुझे यहाँ भी तो थोड़ा पेन हुआ ना जब मैं इस पे मार रहा हूँ मैं। तो यहाँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस फोर्स के इम्पैक्ट को, दैट इज रिएक्शन, ऐसा हम रफली कह सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, रॉकेट की बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? देखिए, रॉकेट में तो सिंपल सा मैकेनिज्म है कि यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ के बेस पे आप इसको एक्सप्लेन कहें, वैसे इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस पे बेटर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इसके ऊपर अपने बेस कहना हो तो अंदर जो कंबस्शन गैसेस का जो चैम्बर रहता है ना, रॉकेट के अंदर जो कंबस्टिबल गैसेस का जो चैम्बर है, उसमें जो गैसेस हैं, तो ये जेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स इज बेसिकली एक्टिंग ऑन दोज गैसेस, राइट? तो गैसेस पे फोर्स लगा नीचे की ओर, तो अंदर वाली गैसेस ही लगाती हैं फोर्स उसके ऊपर की तरफ। तो ये इंटरनली ही एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाता है, तो बाहर से कोई भी फोर्स इसके ऊपर एक्शन नहीं करे। दैट इज़ वाई वैक्यूम में, क्योंकि वहाँ पर भी रॉकेट जो होगा, इसमें खैर और भी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, लेकिन इस बेस की बात करते हैं कि उसको यदि जो एग्जॉस्टिबल गैसेस हैं यदि वो बाहर की तरफ जा रही हैं, है ना, तो फिर वैक्यूम में वो रिएक्शन कौन दे रहा है? तो विद इन द चैम्बर गैसेस पे एक्शन हो रहा है और गैसेस ही उसको रिएक्शन दे रही हैं।
अब बात करते हैं कि क्या एक्शन और रिएक्शन एक ही पॉइंट पे काम करते हैं क्या? एक ही पॉइंट पे। मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के ऊपर सपोज करें कि एट सम हाइट सम बॉडी इज देयर, जैसे मैंने इसको भी यहाँ पे रखा हुआ है ना, इधर। तो क्या इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिस फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हुआ फोर्स ऑन दिस बॉडी एंड दिस इज अर्थ। तो फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू अर्थ एंड दिस इज द फोर्स, ये फोर्स कौन सा हुआ? ऊपर वाला फोर्स ऑन, यस, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू दिस बॉडी। ये फोर्स अर्थ पे लग रहा है। दैट मीन्स क्या ये फोर्सेस सेम पॉइंट पे लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। जब बॉडीज ही डिफरेंट हैं तो फिर सेम पॉइंट पे फोर्स कैसे लगेंगे, राइट? सेम पॉइंट पे फोर्स लग रही होती तो फोर्सेस कैंसिल होती फिर तो इसलिए आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट। ओके, एक और बात करते हैं। जरा मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये बॉल टेबल अर्थ वाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। बेसिकली दिस इज अर्थ एंड दिस इज टेबल प्लेस्ड हेयर। थोड़ा डायमेंशन बड़े शो किए हैं टेबल के, क्योंकि ताकि अर्थ का फीलिंग आ जाए। और ऊपर एक बॉल रखा हुआ है। दिस इज वन बॉल, दिस इज बॉल, दिस इज टेबल एंड दिस इज अर्थ। तो आप बताइए कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर कितने बन रहे हैं? और जब मैं एक पूछता हूँ फिर उसका रिस्पॉन्स में कौन सा आएगा रिएक्शन, वो बताइएगा। सबसे पहले जो वेट ऑफ द बॉल है उसे क्या लिखा जाए? दिस इज फोर्स, क्या लिखा जाए? या सीधा पूछूंगी वेट ऑफ द बॉल के लिए रिएक्शन कौन होगा? सोचिए, टेबल का जो रिएक्शन होगा ऊपर क्या वो होगा, या अर्थ का जो रिएक्शन होगा वो होगा, कुछ और होगा? तो देखिए वेट की बात किसकी हो रही है? आई एम टॉकिंग ऑफ वेट ऑफ बॉल। ये बात समझ लेंगे तो आपको सारा समझ आ गया। वेट ऑफ बॉल, तो फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉल और वेट के लिए ग्रेविटी का फोर्स रिस्पॉन्सिबल। तो दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू, दैट मीन टेबल सीन से हट गया। ये बॉल है, मान लो फ्लोट कर रहा है, और दिस इज अर्थ, राइट? तो ये फोर्स लगा नीचे की तरफ, दिस इज फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू अर्थ। और इसके रिस्पॉन्स में कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑन अर्थ, राइट, ड्यू टू बॉल, राइट? एंड दोनों फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये बना हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर, इज इट? दैट मीन यदि बात हो रही है फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू अर्थ, यानी बॉल के वेट की बात हो रही है, तो वेट माने सिर्फ बॉल की और अर्थ की बात होगी। बीच में टेबल पे पड़ी है, बेड पे पड़ी है, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, जब टेबल के वेट की बात करेंगे तो बॉक्स की, इसकी बी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे हम। एक तो हमारा ये बना एक्शन रिएक्शन पेयर, और कौन सा बना एक्शन रिएक्शन पेयर? दूसरी बात करें तो क्या फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू अर्थ एंड फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू टेबल, क्या ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है? बिल्कुल है। तो अब ये बात हो रही है वेट ऑफ द टेबल की, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू टेबल। टेबल भी अर्थ को खींच रहा है, पर टेबल बेचारा इसलिए नहीं खींच पा रहा है क्योंकि ये नहीं कि टेबल कमजोर है। दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज ए एंड बी, दे आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ईच अदर। जितना ये उतना ही उसके ऊपर। टेबल क्यों नहीं खींच पा रहा है? तो टेबल की कमजोरी यहाँ पर कारण नहीं है, अर्थ का भारी होना इज द कारण, क्योंकि अर्थ भारी है। अर्थ भारी है तो एक्सेलरेशन में हो नहीं रहा है। अदरवाइज जितना फोर्स अर्थ मेरे पे लगा रही है उतना ही फोर्स, एग्जैक्टली उतना ही मैं अर्थ पे लगा रहा हूँ। इज इट? अर्थ मुझे इसलिए खींच पा रही है क्योंकि मेरा मास कम है, और मैं अर्थ को इसलिए नहीं खींच पा रहा, एक्सेलरेशन इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है। तो ये फोर्स लगा अपवर्ड। तो ये भी हमारा एक एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाता है। इज इट? ओके। और एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे कौन बन सकते हैं? तो ये तो क्या हुआ, दिस इज सिंपली टेबल एंड अर्थ। तो टेबल एंड अर्थ भी एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि क्या ये बॉल और टेबल का जो इंटरफेस है, क्या ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है? छोड़िए अर्थ को अब, यस ये भी बन रहा है, ये बॉल और ये टेबल। तो जो बॉल लगा रहा है फोर्स टेबल के ऊपर और जो टेबल नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है वो भी एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ, राइट? तो फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू बॉल, फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू बॉल, ये हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसको हम लगा दें वेक्टर ये फोर्स। तो इसका
रिएक्शन कौन दे रहा है? फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू टेबल, ये टेबल लगा रहा है फोर्स किसकी? बॉल के ऊपर. तो दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर. Is it? So this is very interesting. तो hope you have got all the action reaction pairs in this example. तो एक्शन रिएक्शन कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलते डेली लाइफ से. एक बर्ड है, उसने ऊपर जाना है तो बर्ड पुशेस द एयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एयर उस बर्ड के ऊपर लगाती है फोर्स से अपवर्ड में. उस बर्ड ने नीचे जाना हो तो उसका उल्टा करना पड़ेगा. हेलीकॉप्टर का भी सेम रिएक्शन रहेगा, वो भी क्या एयर को पुश करेगा और एयर वापस रिएक्शन देगा, राइट. तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नेचर में बहुत सारे होते हैं. ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप वॉक करते हैं तब क्या होता है. ये आप हैं एंड दिस इज हाउ यू अप्लाई द फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो जब आप ये इसको पुश करते हैं, दिस फोर्स एक्ट्स हियर, और शुड आई एक्ट हियर, ऐसे लिख दो इसको, दिस इज फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू मैन, राइट. और वापस ग्राउंड क्या कर रहा है? वो मैन को आगे धक्का मार रहा है वो, राइट. तो दिस इज फोर्स ऑन मैन ड्यू टू ग्राउंड. ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है. तो क्या हुआ? क्योंकि मैंने ग्राउंड को पुश किया तो ग्राउंड तो उसका मास ज़्यादा था अर्थ का, तो वो तो कुछ एक्सेलरेशन होगा नहीं, लेकिन मुझे तो एक कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मिल गया ना आगे चलने के लिए, ठीक है. तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर. एक किसी एक्वेरियम में या सी में एक फिश देखते हैं आप, अपने फ्रेंड्स को पानी को धक्का मारेगी और पानी उसको धक्का मारेगा. सो दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर. तो आज आपके थोड़े डाउट तो आई होप क्लियर हुए होंगे. एक्शन रिएक्शन पेयर दे नेवर कैंसिल ईच अदर. वाई? बिकॉज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. और यदि एक बॉडी पे दो फोर्स लगे इक्वल अपोजिट, उसे एक्शन रिएक्शन पेयर कह ही नहीं सकते हैं, राइट. सो फॉर एनी सेट ऑफ बॉडीज, हाउ द एक्शन रिएक्शन पेयर्स दे आर इन्वॉल्व्ड, किसको एक्शन रिएक्शन कहा जाए, किसको नहीं कहा जाए, ये स्किल डेवलप करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स को आगे हैंडल करना काफ़ी आसान काम हो जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सजेशंस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ.